बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कय्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 4 सितंबर को जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया पीएमसी के पेपर के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है कि SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड इन डैश फेज, कि सॉलिड फेज में ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, लिक्विड में या गैस में। तो बच्चे याद रखें, जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होते हैं, हमारे पास बुक की भी लाइन है हमारे पास के हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और उसमें से जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो कि प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन, या फिर आप लोग वहाँ पे एक्वस इथाइल अल्कोहल का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है। मीन टू से कि हमारे पास वहाँ पे एक्वस मीडियम या फिर पोलर सॉल्वेंट का होना जरूरी होता है। वहाँ पे एक्वस से मुराद होगा कि आप लोगों के पास लिक्विड फेज होना जरूरी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आएगा कि लिक्विड फेज का होना वहाँ पे जरूरी होता है। जबकि जो SN2 रिएक्शन होते हैं वो फेवरेबल होते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास लिक्विड आ रहेगा। ये कंडीशन दोनों की याद रखनी है कि जो हमारे पास SN2 होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में फेवरेबल होती हैं, और जो SN1 होते हैं वो पोलर में, और एक्वस की टर्म इस्तेमाल की गई है। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो लिक्विड को ही इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल हैव बीन प्रिडिक्टिंग द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, कि हमारे पास वैलेंसी कितनी होती है किसी भी एलिमेंट की, इस चीज के बारे में बताने के लिए हमें कौन सा जो रूल है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। क्या उसमें होम रूल हमारी हेल्प करता है, N + रूल हेल्प करता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या फिर ऑफ प्रिंसिपल। बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा होम रूल। होम रूल ये एमडी कैट की क्लासेस में भी ऐसा जस्ट लाइन लिखवाई जाती है कि होम रूल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन हम लोग कहते क्यों हैं ऐसा? बच्चे देखें, हमारे पास के होम रूल जो है वो बेसिकली डील करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ। किसके साथ ये डील करता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप आप लोगों के पास सेम होंगी। हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पी के यहाँ पे पड़े हैं 3 ऑर्बिटल, आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर पड़े हुए। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इसका मतलब जो हुंड रूल हमें कहता है, हुंड रूल कहता है कि भाई अगर आपके पास पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जी भी है, तो आप क्या करेंगे? आप शराफत के साथ तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे, बजाय इस चीज के पी एक्स वाला बदमाशी दिखाना शुरू कर दे और वो क्या करे कि पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख ले, पी जी को बिल्कुल खाली कर दे। तो जो हुंड रूल है वो बहुत ही इंसाफ के साथ जो है वो पी एक्स पी वाई पी जी के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है, फिर उसके बाद उनको बनना शुरू कर देता है। पी वाई पी एक्स के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन रखेगा, फिर पी वाई के अंदर, फिर जी के अंदर जब हमारे पास रखा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास रूल हुंड रूल ये कह रहा है, कहता है कि आप लोगों ने भी पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो फिल करने हैं, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही जो है वो किसी भी एलिमेंट के बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि अगर ऑर्बिटल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होंगे तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है भाई कि जाके वो पार्टिसिपेट करे होंगे किसी भी चीज के अंदर। तो जितने ज्यादा आपके पास यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इसी बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हम लोग वैलेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरी चीज के साथ, तो उसको हम लोग जो है वो वैलेंसी का नाम देते हैं। और चूंकि हमारे पास सुन रूल भी हमें यही बात कर रहा है कि भाई शराफत के साथ आपके पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हैं तो उनके अंदर आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, मतलब उन्हें पहले हाफ फील्ड करें, और जो हाफ फील्ड होते हैं वही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी बुनियाद के ऊपर कि वैलेंसी भी बॉन्डिंग के साथ डील कर रही है, और हुन रूल भी मैंने आपको बता दिया कि एनी हाउ ये किसी ना किसी तरह से जो है वो बॉन्डिंग के साथ डील कर रही होती है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखते हैं और वही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि हुन रूल जो है वो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ जो है वो डील कर रहा होता है। जबकि N + रूल हमें सिंपली ये कहता है कि भाई आप लोगों ने बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेल और सब शेल में तरतीब देना होता है। कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि भाई अगर आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं हो सकते, इनका ऑपोजिट स्पिन में होना जरूरी होता है। जबकि जो हमारे पास ऑफको प्रिंसिपल है इसकी भी वही स्टेटमेंट है कि इसने एनर्जी को फिल करने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट शेल एंड सब शेल। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हुन रूल आ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है कि हुन्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू। बच्चे ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट है, ये मैं ऑलरेडी एक डिस्कशन के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हुन रूल किन के लिए बच्चे एप्लीकेबल होता है। याद रखें, हमारी बुक के अंदर जो 8 मेन ग्रुप्स मौजूद हैं उनमें से हमारे पास 4A के लिए, 5A के लिए और हमारे पास 6A के लिए ये एप्लीकेबल होगा हुन रूल। इसकी हमें ज़रूरत लाजमी तौर पे पड़ेगी अगर हम लोगों ने इन
ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, जबकि 1A 2A 3A उसके बाद 7A और 8A इनके लिए हमें हुंड रूल की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये 4A से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन किससे बिलोंग करता है, ये 6A से बिलोंग करता है। नाइट्रोजन किससे बिलोंग करता है, 5A से। मीन टू से यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, जबकि नियोन जो है वो ग्रुप 8A से बिलोंग करता है, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे मैं इसको एक एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ। नाइट्रोजन सपोज करें हम लोग 5A की बात करते हैं, तो हम लोग 5A के केस में कहते हैं कि आप लोगों के पास नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3। मीन से पी के अंदर आप लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास मौजूद हैं। पी के कितने होते हैं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद हैं, पी एक्स है, पी वाई और पी जी। अगर तो हम लोग हुंड रूल को फॉलो करते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा कि पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, फिर पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, और फिर पी जी के अंदर। लेकिन अगर आप लोग बदमाशी करते हैं इन चीज़ों के साथ, तो बदमाशी करने के नतीजे में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे भाई पी एक्स के अंदर पहले पड़ा, इसके अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो, पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखते हो, पी जी को खाली छोड़ दो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। इसका मतलब ये होगा कि 5A के लिए आपको इसको एप्लीकेबल करना जरूरी है, इसी तरह से 4A के लिए भी एप्लीकेबल करना जरूरी होगा। लाइक वहाँ पे 2p2 होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मैं इसको रेज कर आपको इस तरह से पहले पी एक्स और पी वाई के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हुंड रूल को फॉलो नहीं करते तो आप पी एक्स के अंदर दोनों के दोनों रख देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम लोग 6A की बात करते हैं, तो 6A के अंदर हमारे पास 2p4 होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग इस तरह से हुंड रूल को फॉलो करते हैं, पहले तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जबकि हुंड रूल को फॉलो नहीं करते तो आप 2p एक्स के अंदर रख देंगे, 2p वाई के अंदर रख देंगे, अगेन पीजी खाली पड़ा। तो इसकी हमें यहाँ पे जरूरत है हुंड रूल की, लेकिन बच्चे 8A के अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, लाइक हम लोग नियोन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 है। आप लोग मैं यहाँ पे हुंड रूल को फॉलो कर लेता हूँ, ये आप लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़े हैं, मैं 5वें इलेक्ट्रॉन को पी वाई के अंदर रख देता हूँ, छठे को पी जी के अंदर रख देता हूँ, आपके पास ये सारे के सारे फिल हो गए। लेकिन अगर मैं बदमाशी भी करता हूँ, मैं बदमाशी करके कहता हूँ भाई पी एक्स के पहले दोनों के दोनों फिल कर दो, फिर पी वाई के दोनों फिल कर दो, फिर पी जी के दोनों फिल कर दो, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही। जिस तरह से हुंड रूल को फॉलो करते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स को हमने फिल किया, इसी तरह से हुंड रूल को फॉलो किए बगैर भी हम लोगों ने इसी तरह से फिल किया। तो इसका मतलब ये होगा कि नियोन के लिए हमें हुंड रूल को एप्लीकेबल करना जरूरी नहीं होता, चाहे उसको हिसाब से कर लें चाहे ना करें। आप लोगों के पास जो कंडीशन आएगी वो दोनों केसेस में सेम ही बनेगी, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, नियोन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहते हैं विच ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेप रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बच्चे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं वहाँ पे तो हमारे पास एक ही चीज हो सकती है, मीन से वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो सकती है। तो हम लोग इसको सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर जो है वो प्रोसीड करवाते हैं, जबकि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ये सम ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। मीन से जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होंगे हम लोग इनको 2 कैटेगरीज के अंदर ले जाते हैं। रिडक्शन में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है दिखाई देती है हमें किसी भी एलिमेंट की, जबकि ऑक्सीडेशन के केस में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है। किसकी इंक्रीज होती है, रिएक्टेंट के केस में सपोज करें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो प्रोडक्ट में वो +1 दिखाई देगी, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और रिडक्शन के केस में क्या होगा कि अगर आपके पास रिएक्टेंट +1 में है तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो 0 में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है कि पॉलीमर कंटेनिंग द एक्राइलोनाइट्राइल एज अ मोनोमर इज। तो बच्चे ये बुक की लाइन है एज सच एज एक्राइल पॉलीमर। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ आज की इस डिस्कशन के अंदर कि बच्चे आप लोगों ने जो हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल का यूनिट है उसके अंदर जो शुरू की सारी डिस्कशन है ना, मीन से आप लोगों के पास जो इंट्रोडक्शन गिवन है या फिर उसके बाद पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन दी गई है, थर्मोसेटिंग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, थर्मोप्लास्टिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसी तरह से पॉलीमर किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये शुरू से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। तो बच्चे रिकमेंड कि आप लोग लाजमी तौर पर जो है वो इन चीज़ों को गो थ्रू करें। आज तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और एंजाइम ही सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को जो है वो लाजमी तौर पर करना है ताकि बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है तो ये ना हो कि आप लोग वहाँ पे तुक्के वाला सिस्टम कर रहे हो, आप लोगों को प्रॉपर वहाँ पे आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर मैटर करेगा। तो ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। हाँ, ये बुक की ही लाइन है कि ट्रायल पॉलीमर जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है कि अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो। बच्चे मैंने मुकम्मल तौर पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर अल्केन कौन से रिएक्शन देते हैं, अल्केन कौन से, अल्काइन, उसके बाद बेंजीन, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तमाम की मैंने क्लासिफिकेशन लिखी हुई है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस कंडीशन में किस तरह के रिएक्शन जो है वो दे रहे होते हैं। बच्चे वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन दे सकते हैं।
या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसे मौजूद है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसकी भी आगे दो टाइप्स होगी, एक SN1 होगा और एक SN2 होता है। एनी हो यहाँ पे ये बात जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के नीचे नहीं है, मतलब हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आए, हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। एनी हाउ मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो की लिंक लाजमी तौर पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस तरह के रिएक्शन शो कर रहे होते हैं तो उसको देखने के लिए वो वीडियो जो है वो लास्ट में देखिएगा। आप लोगों के बहुत सारे MCQs हैं वहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये कल भी आया था, मतलब 3 सितंबर के अंदर भी आया, 4 सितंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए ना डिहाइड्रेशन का इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन तो सिरे से नहीं आता, मार्कोनी का फूल जो है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड के लिए इस्तेमाल करे होते हैं, ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि हमारी बुक के अंदर दो जगहों पे ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेशन विद KMnO4 के अंदर ये जिक्र किया गया है। ओजोनोलाइसिस के अंदर तो ऐसे लाइन लिखी है कि इट इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड, तो बेसिकली यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। जबकि ऑक्सीडेशन विद KMnO4 के अंदर लिखा है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड। मतलब अनसैचुरेशन के अंदर दो चीजें आ जाती हैं बच्चे, आपके पास डबल बॉन्ड भी आता है और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है आप लोगों के पास डबल बॉन्ड के लिए, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन विद KMnO4 भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। ये बेसिकली हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 PTB की बुक के अंदर, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन तो आप लोगों के पास अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, लेकिन पर्टिकुलर आप लोगों ने डबल बॉन्ड की बात करनी हो तो ओजोनोलाइसिस ही राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता हूँ द बेसिस ऑफ मोनोमर, हमारे पास कितनी टाइप जो है वो पॉलीमर की एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बच्चे हमारे पास 3 टाइप जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 हमारे पास मोनोमर आ जाते हैं, नंबर 2 हमारे पास कोपॉलीमर आ जाते हैं, जो नंबर 3 के ऊपर हमारे पास इसकी कैटेगरी बन रही होती है उसके अंदर हमारे पास टर्पॉलीमर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H4 इज। बच्चे यहाँ पे बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो ये देखें ये है क्या, C2H4 मीन टू से ये किसको फॉलो कर रहा है, हमारे पास CnH2n को फॉलो कर रहा है, मीन टू से हमारे पास अल्कीन होगी। आपके पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, तो हम लोग इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दिए 2 हाइड्रोजन लगा के, और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे कर दिए 2 हाइड्रोजन लगा के। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड देखने आप लोगों के पास कितनी है, तो 1 2 3 4 5 और 6 टोटल बॉन्ड्स आप लोगों के पास यहाँ पे कितनी है, आप लोगों के पास 6, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है हमारे पास 6 आ जाएगा। बच्चे अगर वो आपसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूछता है तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितनी है, जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे यहाँ पे 5 होंगे। अगर आपसे वो पाई बॉन्ड पूछता है, जो पाई बॉन्ड है वो हमारे पास 1 पड़ा हुआ है। आपसे वो पूछता है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो 5 इंटू 2 कर देंगे, तो वो 10 सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो आपसे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है तो तब आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर 5 आ जाएगा। अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5, और अगर पाई बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 2/10 करेंगे, आपके पास 1/5 मीटर से डिफरेंट तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं, और यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, कहता है कि पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ। पॉलीमर बच्चे यही समझ लें कि आप लोगों ने एक इमारत बनानी है, तो इमारत जो होगी वो सारी की सारी आपके पास पॉलीमर होगी, और जिन चीज़ों से मिलकर बनानी होगी आप लोगों ने, लाइक ईंटें हैं, पत्थर, बजरी, ये सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास मोनोमर्स के तौर पर एक्ट करती हैं। तो जो पॉलीमर्स होती हैं, जो बड़ी चीज होती है वो छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर बनती है, ये मोनोमर्स होती हैं। दरिया कतरे कतरे से ही मिलकर बनता है। अगर आप लोगों ने MD कैट के अंदर एडमिशन लेना है, आप लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको हर एक MCQ की इंपॉर्टेंस को जानना जरूरी होगा। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास वही वाला सीन आ रहा है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजें मिलकर पॉलीमर बनाना है, मोनोमर्स के मिलने से हमारे पास बन रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो मोनोमर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कहते हैं द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। बच्चे अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एलिमिनेशन होती है। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास CH3 है, हमारे पास CH2OH है, मैंने इसे क्या बनाना है भाई, मैंने इसे बनानी है अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनानी है। मीन टू से मुझे यहाँ से OH और ये जो CH3 है यहाँ से मुझे एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास है ये अल्कीन बनेगी। तो रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपाउंड ये हमारे पास एलिमिनेशन कहलाता है। और एलिमिनेशन करवाने के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चे, आप लोगों के पास जो कंडीशन होना जरूरी होती है, याद रखिएगा, आपके पास बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। यहाँ पे आप लोगों के पास बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये बीटा कार्बन था इसके साथ अटैच। इसका मतलब ये भी होगा कि आप लोग मेथनॉल से कभी भी एल्कीन प्रिपेयर नहीं करवा सकते, क्योंकि उस केस में आप लोगों के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होती। तो पहली कंडीशन क्या होती है, बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हाई टेम्परेचर का होना जरूरी होता है।
थर्ड कंडीशन ये होती है कि आपके पास अल्कोहलिक मीडियम का होना ज़रूरी होता है, और फोर्थ कंडीशन ये होती है कि आपके पास वहाँ पे बेस का होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास देखें अल्फा के अंदर लिखा है एक्वस KOH, तो एक्वस मीडियम ही हमारे पास अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस है। याद रखिएगा जब आपने अल्कोहल्स के रिएक्शन पढ़ने हैं तो दो तरह के रिएक्शन पढ़ने, एक केस में आप लोग एक्वस KOH के साथ डील करवाते हैं और एक केस में आप लोग अल्कोहलिक KOH के साथ डील करवाते हैं। जब अल्कोहलिक KOH के साथ डील करवाएंगे तो एलिमिनेशन होगी और प्रोडक्ट बनने वाली अल्कीन बनेगी, और अगर आप लोग एक्वस KOH के साथ डील करवाते हैं तब आप लोगों के पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास सब्सटीट्यूशन होती है, और सब्सटीट्यूशन के नतीजे में बनने वाली यहाँ पर प्रोडक्ट होगी वो हमें अल्काइल हैलाइड वगैरह जो है वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं, या फिर यहाँ पे Cl से हम लोग जो है वो चीज़ तैयार करवा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड वगैरह जो है वो बन रहे होते हैं। एनी हाउ जो हमारे पास एक्वस KOH है ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, सब्सटीट्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा। जो अल्कोहलिक KOH होता है ये हमारे पास एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास साइड ऑप्शन होगा। अल्कोहलिक KCN इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चे। जब आप लोगों ने 10th यूनिट के अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर KCN के सारे रिएक्शन पढ़े होंगे तो वहाँ पे MD-CAT की क्लासेस में एक लाइन लिखवाई जाती है, वो लाइन ये होती है कि बच्चे चाहे आपके पास KCN अल्कोहलिक हो चाहे आपके पास KCN एक्वस हो, हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद ब्रोमीन वाटर भी हमारे पास राइट ऑप्शन, ये तो हमारे पास फिनॉल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, कहता है कि सफिक्स यूज फॉर अल्कीन इज, तो अल्कीन के लास्ट पे क्या आता है, सफिक्स बाद में आने वाला, प्रीफिक्स पहले आने वाला, तो अल्कीन के केस में E ही आता है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कहता है व्हेन क्लोरोफिल लूजेस द इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये क्या बन जाता है। तो बच्चे जब क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, इसके पास आ चुकी है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये खुद की क्या करेगा, रिडक्शन। जो खुद की रिडक्शन करता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मीन से ये हमारे पास क्या बन चुका है, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारे पास बन चुका है। आल तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्ट इसके अंदर केमिस्ट्री का ही यूज होता था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।